हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। दिस इज़ प्रियंका। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, जिसके हमने कल 3 पठार पढ़ चुके थे। आगे के 4 पठार आइए देखते हैं। कल हमने मालवा का पठार और मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार पढ़ा चुके थे। इसके बाद हम देखेंगे रीवा पन्ना का पठार। पहले मैं डिवाइडेशन कर देती हूँ। मध्य भारत का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, रीवा पन्ना का पठार, ये हो गया बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, और ये हो गया सतपुड़ा। शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ। ये हो गया मध्य भारत, मालवा, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, बघेलखंड, सतपुड़ा, ये हो गया नर्मदा क्षेत्र। मालवा, मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का हमने पढ़ चुके हैं। आज पढ़ते हैं रीवा का पन्ना। तो रीवा के पन्ना का जो पठार है, इसमें भी हम कुछ पॉइंट के आधार पर पढ़ेंगे क्रम से। सबसे पहले निर्माण, स्थिति, औसत ऊंचाई, क्षेत्रफल, औसत ऊंचाई, जिले, जलवायु, वर्षा, मिट्टी, फसल, नदियाँ, खनिज और पर्यटन, और हो गया उद्योग। इन मुख्य बिंदु पे हम क्रम से रीवा पन्ना का पठार को पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं निर्माण। बुंदेलखंड का पठार जो है, इसका निर्माण हुआ था विंध्यन सैल, मुंह व कड़प्पा सैल समूह के अपरदन से। इसकी जो स्थिति देखी जाएगी, रीवा पन्ना का पठार जो है मध्य भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उत्तर पूर्व दिशा में रीवा पन्ना का पठार स्थित है। इसके पश्चिम में हो गया, मैं यहाँ शॉर्टकट लिख दे रही हूँ, पश्चिम में हो गया मालवा का पठार, और दक्षिण में हो जाएगा, दक्षिण में
नर्मदा क्षेत्र। ये हो गई इसकी स्थिति। इस पठार के आजू बाजू जो भी साइड दिशा में जो भी मालवा जो पठार है उसकी स्थिति। अब हम इसका विस्तार देखते हैं। तो विस्तार मैं इसी के सामने लिख दे रही हूँ। रीवा पन्ना का जो पठार है, रीवा पन्ना का पठार, इसका जो उत्तरी अक्षांश है 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। पूर्वी देशांतर की बात करी जाए तो 74 डिग्री 0 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर और 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये हो गई यहाँ की उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की स्थिति। इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रफल। रीवा पन्ना का जो पठार है यहाँ का कुल क्षेत्रफल है इसका मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कुल 7.7% है, 7% है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये है 3454.8 वर्ग किलोमीटर। ये इसका हो गया कुल क्षेत्रफल। 7% मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का और कुल क्षेत्रफल हो गया 3454.8 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ की औसत ऊंचाई। यहाँ की औसत ऊंचाई है, यहाँ की औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर यहाँ की औसत ऊंचाई है। यहाँ के ज़िले देख लेते हैं। रीवा पन्ना का जो पठार है इसमें बहुत कम ज़िले आते हैं, सिर्फ 4 ज़िले आएंगे। वो है रीवा पन्ना, सतना, सतना और सागर। ये हो गए यहाँ के 4 ज़िले, रीवा, पन्ना, सागर और सतना। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ की जलवायु। रीवा के पन्ना के पठार की जलवायु ग्रीष्म काल में अधिक गर्म और शीतकाल में साधारण ठंड पड़ती है। ग्रीष्म काल में अधिक गर्म तथा ठंड में साधारण ठंड होती है। यहाँ का भी तापमान ग्रीष्म काल में 45 डिग्री से ऊपर होता है। और वर्षा की बात कही जाए तो वर्षा यहाँ पे वर्षा यहाँ पे 70 से नहीं, यहाँ पे वर्षा होती है 70 से 140 सेंटीमीटर। यहाँ की मिट्टी की बात कही जाए तो यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी होती है और कछारी मिट्टी। काली मिट्टी और कछारी मिट्टी। इसके बाद फसल देखते हैं हम। फसल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है गेहूँ, सरसों, अलसी। ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसके बाद हम नदियाँ की बात करेंगे।
नदियाँ जो हैं यहाँ पे बीहड़, केन, ये 2 नदियाँ यहाँ पर बहती है। खनिज की बात करी जाए, खनिज रीवा पन्ना के पठार में चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग ये देखने मिलेंगे। इसके बाद हम पर्यटन की बात करते हैं। पर्यटन में एक मिनट, यहाँ पे खनिज में उद्योग नीचे आ जाएगा, सीमेंट खनिज में, और यहाँ पे हीरा आ जाएगा। ये खनिज में चूना पत्थर, सीमेंट और हीरा। पर्यटन की दृष्टिकोण से रीवा जो है, रीवा सागर, पर्यटन में आ जाएगा मैहर, केवटी जलप्रपात, और जो चचाई जलप्रपात है यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात। उद्योग की बात कही जाए तो यहाँ पे चीनी मिट्टी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये उद्योग पाए जाते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम रीवा पन्ना के पठार में भी वन में तेंदुपत्ता, खैर और बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं। तो हमने रीवा पन्ना के पठार में इस क्रम से पढ़ा है। निर्माण है विंध्यन सेल व कडप्पा सेल समूह के अपरदन से। और स्थिति में हम देखेंगे ये जो उत्तर पूर्व में है रीवा पन्ना का पठार, इसके पश्चिम में है मालवा का पठार, और इसके दक्षिण में मिलेगा नर्मदा क्षेत्र। तो ये हो गई इसकी स्थिति। और रीवा पन्ना की उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की बात कहते हैं तो 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जो पूर्वी देशांतर हो जाएगा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 7% भाग यहाँ 7% भाग रीवा पन्ना के पठार में, और जिसका कुल क्षेत्रफल है 3454.8 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हम औसत ऊंचाई देखेंगे। औसत ऊंचाई में इसकी औसत ऊंचाई है 300 से 600 मीटर। इसके बाद हम देखेंगे जिले में आ जाएगा रीवा, पन्ना, सागर और सतना। ये 4 जिले रीवा के पन्ना के पठार में पढ़ने मिलेंगे। इसके बाद जलवायु, यहाँ की भी जलवायु ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक ठंड है। तो यहाँ की ये जलवायु हो गई। इसके बाद हम देखते हैं वर्षा यहाँ पे 70 से 140 सेंटीमीटर होता है, 70 से 140 सेंटीमीटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिट्टी। यहाँ पे मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे कडप्पा सेल और विंध्यन सेल समूह के जो मिश्रण से काली मिट्टी और कछारी मिट्टी, ये 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फसल में यहाँ पे गेहूँ, सरसों, अलसी, हमने चावल भी यहाँ पे कुछ मात्रा में पाया जाता है। चावल, ये 4 फसलें यहाँ पे देखी जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे
खनिज खनिज के दृष्टिकोण से यहाँ पे चूने का पत्थर और सीमेंट और हीरा। हीरा जो है ये पन्ना में पाया गया है। मझगवा करके एक खदान है, वहाँ से हीरा, पन्ना के अंदर ही मझगवा एक गांव है जहाँ से हीरा निकला था। इसके बाद हम देखते हैं पर्यटन में आ जाएगा मैहर एक मतलब मंदिर है, शारदा जी का मंदिर, और केवटी जलप्रपात और चचाई जलप्रपात रीवा में स्थित है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उद्योग में आ जाएगा चीनी मिट्टी उद्योग और सीमेंट उद्योग। इसके बाद हो जाएगा वन में हम देखते हैं कि यहाँ पे तेंदुपत्ता, खैर और बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने रीवा का पन्ना का पठार देख चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम इसके बाद नर्मदा क्षेत्र घाटी। इसी क्रम में हम नर्मदा क्षेत्र घाटी को पढ़ेंगे। इसके बाद हम नर्मदा क्षेत्र घाटी पढ़ेंगे। नर्मदा घाटी क्षेत्र, इसे भी हम इस मुख्य बिंदु के अनुसार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं निर्माण की बात हम करते हैं तो नर्मदा जो घाटी क्षेत्र है इसका निर्माण हुआ था दक्कन ट्रेप और बैसाल के चट्टानों के क्षरण से और कडप्पा शैल समूह और धारवाड़ शैल समूह के अपरदन से यहाँ का निर्माण हुआ है नर्मदा क्षेत्र। और इसकी स्थिति देखते हैं हम। इसकी स्थिति नर्मदा क्षेत्र जो है इसके जो मालवा का पठार और रीवा पन्ना का पठार, इसका पठार इसके उत्तर में स्थित है। और सतपुड़ा स्थिति हम देख रहे थे जो मालवा का पठार है और रीवा पन्ना का पठार, ये दोनों पठार के दक्षिण में है नर्मदा क्षेत्र। मालवा रीवा पन्ना के दक्षिण में है नर्मदा घाटी क्षेत्र। और जो सतपुड़ा का पठार है इसके उत्तर में है नर्मदा। ये हो गई इसकी स्थिति। इसके बाद हम देखते हैं औसत ऊंचाई। यहाँ की औसत ऊंचाई है 300 से 400 मीटर, ये यहाँ की औसत ऊंचाई है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जिले में हम देखते हैं यहाँ ऊपर में कहीं सीधी सिंगरौली, यहाँ पे आ जाएगा होशंगाबाद, हरदा, यहाँ पे आ जाएगा जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, झाबुआ, अलीराजपुर, ठीक है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में हम देखेंगे कि यह रीवा पन्ना के पठार से हल्की सी नीचे और बघेलखंड के थोड़े ऊपर सीधी सिंगरौली, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा नीचे आ जाएगा, हरदा भी यहीं पे आ जाएगा, होशंगाबाद, अलीराजपुर और झाबा, ये लास्ट तक ये पूरे ज़िले आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ का क्षेत्रफल। ज़िले मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ का क्षेत्रफल है ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 26% है और यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 86,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 86,000 वर्ग किलोमीटर और 26% हो जाएगा मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। इसके बाद हम देखेंगे
जलवायु, यहाँ की भी जलवायु अधिक गर्म और साधारण ठंड है। तो नर्मदा, और यहाँ पे पश्चिम से पूर्व में ज़्यादा, पश्चिम से जब पूर्व की ओर मानसून जाता है तो ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद देखेंगे मिट्टी, वर्षा देखेंगे, यहाँ पे वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है नर्मदा घाटी क्षेत्र में। यहाँ की मिट्टी पढ़ेंगे, यहाँ की मिट्टी देखी जाए तो गहरी काली मिट्टी और काली मिट्टी, पूर्वी भाग में अधिकतर काली मिट्टी देखने मिलेगी। और उसके बाद देखते हैं हम फसल में यहाँ पे काली मिट्टी की अधिकता होने के कारण यहाँ पे कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पे मूंगफली, ज्वार और अलसी, ये मुख्य फसलें पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं नदियाँ में जो नर्मदा, सोन, जोहिला, ये 3 नदियाँ नर्मदा घाटी क्षेत्र में बहती है। और जो नर्मदा है यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसका जो है 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 13-12। और खनिज की बात करते हैं तो खनन के दृष्टिकोण से भी नर्मदा घाटी क्षेत्र बहुत विकसित है। इसमें हम देखेंगे कोयला, चूना पत्थर और संगमरमर, ये 3 खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे उद्योग की दृष्टिकोण से सीमेंट उद्योग हो गया, रबर उद्योग हो गया और चीनी मिट्टी उद्योग, जो कि जबलपुर में स्थित है। ये हो गया यहाँ पे रबर उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग। और वन की बात कहा जाए तो वन इस क्षेत्र में सागौन, तेंदू, साल और बांस, ये प्रमुख वृक्ष हैं जो लंबाई में अधिक हैं। तो यहाँ पे अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं ऊंचाई में अधिक होती है, जैसे सागौन हो गया, तेंदुपत्ता हो गया, साल हो गया और बांस। तो ये 4 वृक्ष हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सतपुड़ा क्षेत्र, इसके अनुसार ही पढ़ेंगे, इस क्रम में ही हम सतपुड़ा का पठार को पढ़ेंगे। सतपुड़ा का पठार, आइए समझते हैं सतपुड़ा का पठार। सतपुड़ा के पठार का जो निर्माण है ये हुआ था दक्कन ट्रेप और आर्कियन चट्टान के सेल समूह के अपरदन से। तो इसके बाद देखते हैं हम स्थिति में हम देखेंगे जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है पूर्व से पश्चिम तक सतपुड़ा पठार के समांतर है। मतलब सतपुड़ा का जो पठार है वह पूर्व से नर्मदा घाटी क्षेत्र के समांतर है। तो इसमें क्षेत्रफल की बात कही जाए तो सतपुड़ा का जो पठार है, सतपुड़ा का पठार का क्षेत्रफल 11% है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 11% है और यहाँ की जो कुल क्षेत्रफल है वो है 34,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 34,000 वर्ग किलोमीटर। और ज़िले की बात कही जाए तो खंडवा आ जाएगा जिसे पूर्वी निमाड़ कहा जाता है, खरगोन आ जाएगा जिसे पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है, और बुरहानपुर, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ये पूरे ज़िले सतपुड़ा के क्षेत्र में आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं जलवायु। यहाँ की भी जलवायु साधारण गर्म और मतलब अधिक गर्म और यहाँ पे साधारण ठंड पड़ती है। तो ये हो गई यहाँ की जलवायु। इसके बाद हम देखते हैं वर्षा यहाँ पे 55 से 140 सेंटीमीटर होती है। तो ये हो गई वर्षा। नदियाँ देखी जाए तो नदियाँ, ये बैनगंगा जो है बालाघाट ज़िले में बहती है जिसका उद्गम स्थान है सिवनी। यहाँ पे ताप्ती, सक्कर, वर्धा और तवा नदी होशंगाबाद के पास मिल जाएंगी। तवा नदी इसका उद्गम वहाँ पे है। ये 5 नदियाँ सतपुड़ा के क्षेत्र में मिलेगी। और मिट्टी की बात कही जाए तो काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, काली मिट्टी, और इसके अलावा यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये हो गई काली मिट्टी।
और लाल मिट्टी। इसके बाद देखते हैं हम फसल की बात कहा जाए तो सतपुड़ा का क्षेत्र है, यहाँ पे चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है और यहाँ पे हो गया सबसे प्रमुख फसल हो गई चावल। इसके बाद हम देखेंगे सरसों, गेहूँ और मूंगफली, मक्का, ये मुख्य फसलें यहाँ पे पाई जाती है। चावल का उत्पादन यहाँ पे सबसे अधिक होता है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। मध्य प्रदेश का धान का कटोरा बालाघाट को कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वन में भी यहाँ पे सागौन, साल, बांस और तेंदुपत्ता, ये चारों वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। ये भी ऊंचाई में सबसे अधिक वाले वृक्ष हैं। इसके बाद हम देखेंगे खनिज में आ जाएगा मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट और संगमरमर। ये चारों खनिज यहाँ पे सतपुड़ा के क्षेत्र में मिल जाएगा। मैग्नीज की जो खदान है, मैग्नीज की खदान भरवेली की एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान भरवेली में है, जिससे भूमिगत तौर पे है। इसके बाद हम देखते हैं तांबा मलाजखंड जिले में पाया जाता है। और बॉक्साइट और संगमरमर हरा संगमरमर है, जो हरा संगमरमर वो छिंदवाड़ा या बैतूल के आसपास कहीं देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे उद्योग की बात की जाए तो यह सूती वस्त्र उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया। नेपानगर कागज उद्योग जो है ये नेपानगर में है। तो ये उद्योग की दृष्टिकोण से ये दो, सूती वस्त्र और कागज का उद्योग। इसके बाद हम देखेंगे पर्यटन की दृष्टिकोण से सतपुड़ा बहुत ही विकसित क्षेत्र है। यहाँ पे हम देखेंगे बालाजी मंदिर जो बैतूल में मिलेगा, या और पातालकोट जो छिंदवाड़ा में स्थित है, और पेच उद्यान जो सिवनी जिले में आ जाएगा, और कान्हा किसली मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। पचमढ़ी होशंगाबाद और सिवनी के बीच में, मतलब ये सिवनी में आ जाएगा प्रचमढ़ी। 52 गजा मंदिर और असीरगढ़ का किला भारत का प्रवेश द्वार असीरगढ़ के किले को कहा जाता है। इस प्रकार हमने पढ़ लिया है सतपुड़ा का पठार। अब इसके बाद हम देखेंगे बघेलखंड का पठार। इसी क्रम पे हम बघेलखंड का पठार पढ़ते। बघेलखंड का पठार का निर्माण आंध्र महाकल्प और जुरेसिक काल में हुआ था। जुरेसिक काल में जो गोंडवाना का भाग है ये बघेलखंड क्षेत्र में आता है। इसके बाद देखते हैं स्थिति यह मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है बघेलखंड का पठार। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ का क्षेत्रफल देखते हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 7% भाग बघेलखंड में आ जाएगा, और यहाँ की जो कुल क्षेत्रफल है 25,000 वर्ग किलोमीटर यहाँ का कुल क्षेत्रफल कहलाता है। जिले की बात कही जाए तो सींधी सिंगरौली के नीचे वाला जो जिला है, सींधी सिंगरौली भी आधा आ जाएगा, बघेलखंड में ही आएगा। शहडोल यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, सींधी सिंगरौली आधा हिस्सा आ जाता है इसका, और यहाँ पे आ जाएगा शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी और सीधी सिंगरौली, ये आ जाएंगे बघेलखंड में जो पूर्वी पठार में स्थित है। इसके बाद देखते हैं औसत ऊंचाई। यहाँ की औसत ऊंचाई है 400 से 600 मीटर। यहाँ की औसत ऊंचाई है 400 से 600 मीटर। यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जलवायु भी अधिक गर्म और अधिक ठंड, मतलब ठंड में अधिक ठंड पड़ती है। और यहाँ की नदियाँ कही जाएगी सोन, जोहिला और रिहंद। सोन, जोहिला, आई थिंक रिहंद नदी नहीं आएगी, सोन, जोहिला और नर्मदा। सोन, जोहिला और नर्मदा नदी बघेलखंड के पठार की नदी है। और यहाँ पे हम फसल की बात करते हैं तो यहाँ भी चावल, गेहूँ, मक्का और इसके अलावा यहाँ पे ज्वार भी पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम मिट्टी यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, और यहाँ पे बलुई मिट्टी भी देखी गई है जो बहुत कम मात्रा में है। अब वन की बात करते हैं तो बघेलखंड के पठार में साल, सागौन और तेंदू, ये 3 वृक्ष पाए जाते हैं। ये 3 वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं उद्योग में हम देखेंगे एनटीपीसी ताप विद्युत केंद्र यहाँ पे देखने मिलेगा सिंगरौली में,
और सिंगरौली एक ऊर्जा राजधानी कही जाती है। इसके बाद देखेंगे अमलाई पेपर मिल जो शहडोल में स्थित है। और इसके बाद हम पर्यटन की बात करते हैं। पर्यटन की दृष्टिकोण से ये बघेलखंड विकसित जिला है, विकसित पठार है। इसमें जो अमरकंटक देखेंगे, यहाँ पे अमरकंटक पर्यटन स्थान है। इसके बाद देखेंगे बांधवगढ़ ये 32 पहाड़ियों से घिरा एक राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बघेलखंड, और इसके बाद हम वर्षा हमने पढ़े नहीं थे। 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे साल, सागौन और तेंदुपत्ता की वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं खनिज में हम देखते हैं यहाँ पे कोयला हो गया, कोरंडम, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम, ये चारों खनिज इस बघेलखंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो कोयला क्षेत्र है यह शहडोल में पाया जाता है, जहाँ पे मध्य प्रदेश की सबसे मोटी खदान कही जाती है। कोरंडम आ जाएगा उमरिया और शहडोल में कोरंडम। बॉक्साइट अनूपपुर जिले में पाया जाता है। और ये जो मैंने कोयला क्षेत्र बोला था, हाँ, ये शहडोल जिले के सोहागपुर में कोयले की खदान है। तो इस प्रकार हमने बघेलखंड का पठार पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के 7 पठार पढ़ चुके हैं। तो आज हमने देखा बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा क्षेत्र घाटी और बघेलखंड और सतपुड़ा का क्षेत्र। तो ये मैंने चारों पठार पढ़ा चुके हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।